नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम समय-समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसे शख्स से जो कि उत्तराखंड आंदोलनकारी है। आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड की लड़ाई 1994 में चली और 2000 में हमारा उत्तराखंड राज्य बना। किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और आज भी किन-किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं उत्तराखंडवासी। तो मिलवाते हैं आपको मोहन सिंह ओसवाल जी से। नमस्कार मोहन सिंह ओसवाल जी। नमस्कार। मोहन सिंह ओसवाल जी, आप उत्तराखंड आंदोलनकारी है। तो आंदोलन के दौरान किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा उत्तराखंड आंदोलनकारियों को? देखिए, हमारी जो पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ, मसूरी में हुआ, 25 जुलाई 1979 को इस मुद्दे को लेकर हुआ था कि हमारे को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में हमारी अनदेखी की जा रही थी। पर्वतीय विकास परिषद जो है, पूरे विकास कार्य जो है यहाँ पर नहीं हो पा रहे थे। तो हमने कहा कि हमें पृथक राज्य की माँग, हमने उसी परिप्रेक्ष्य में हमने उत्तराखंड क्रांति दल को बनाया और पृथक राज्य की लड़ाई 1979 से हमने प्रारंभ की। लगातार वर्ष दर वर्ष हमारे प्रत्याशी भी जो है विधानसभा में लखनऊ चुन के जाते थे और हम आंदोलन भी करते थे पृथक राज्य का। जब हम 1984 की बात बताऊं आपको, तो 1984 में हमारे नारे हुआ करते थे, पहाड़ों में जो फसल होती है, जो आज सबसे ज़्यादा महंगा बिक रहा है, मंडुआ 300 रुपये किलो, उस मंडुए के लिए बोलते थे कि हम कोदा झंगोरा खाएंगे। झंगोरा भी उसी का नाम है, कोदा भी उसी का नाम है। कोदा कोदा झंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे। यानी कि अगर मान लिया जाए हमें इतनी परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में भी अगर सामना करना पड़ेगा, तब भी हमें पृथक राज्य चाहिए। फिर उसके बाद हम यही यहाँ पे बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा थी कि रोज़गार के कहीं साधन नहीं थे। तो हम यही ओसवाल जी, आप अगर जो रोजगारी की बात कर रहे हैं तो रोजगार मुद्दे पे हम बाद में आते हैं, लेकिन आपने कहा है 1980 में आपने उत्तराखंड क्रांति दल का रजिस्ट्रेशन कराया। मसूरी से आपकी जो पहल थी वो चली उत्तराखंड आंदोलनकारी। आज 2024 है। आज के टाइम पे आपका जो एक चुनाव चिन्ह हुआ करता था उत्तराखंड क्रांति दल का कुर्सी, तो क्यों उस कुर्सी के चुनाव चिन्ह को हटा दिया गया चुनाव आयोग से? देखिए, चुनाव आयोग तो इस समय सरकार के दबाव में है, पूरे फेरबदल हो रहे हैं। चुनाव आयोग में कमिश्नर को कभी बदली हो रही है, आपके सारे पूरे देश जानता है। लेकिन हमारे मत प्रतिशत कुछ कम होने के कारण जो है हमारा जो चुनाव चिन्ह है उसे रिजर्व किया गया था। रिजर्व किया गया था, नहीं कि अगर कोई अन्य दल उसको मांगता है तो हो सकता है उसमें विवाद हो सकता है, लेकिन उसे रिजर्व किया गया। लेकिन किसी भी राष्ट्रीय अन्य दल ने हमारे चुनाव चिन्ह को नहीं मांगा और हमारा अभी भी रिजर्व है। नहीं, रिजर्व का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि 1980 की पार्टी है, देखा जाए तो पूरा एक दशक बीत चुका है। हाँ, रिजर्व ये है कि हमारे को उत्तराखंड में जो है इस जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हमें मत प्रतिशत हमारा थोड़ा घट गया था, जिस कारण से इसको फ्री सिंबल से रिजर्व किया गया। हम अगर पुनः जब इस ये सिंबल हमारा ही है और कुछ हमारे ऐसे हैं कि जो जब हम इसको अपने मत प्रतिशत को बढ़ा देंगे तो हमारा सिंबल हमें पुनः वापस मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है, अभी हमें सिंबल अलॉटमेंट हो चुका है। मैं प्रत्याशी हूँ उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से। हरिद्वार लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मेरा चुनाव निशान है आइसक्रीम। और हाँ जी, यहीं पे एक बात और भी बन रहा है कि 1980 और आज है 2024। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी है और आज उत्तराखंड क्रांति दल को ही कोई पसंद नहीं कर रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, लोगों तरह तरह की भ्रांतियाँ जो है उत्तराखंड क्रांति दल के लिए जो है राष्ट्रीय पार्टियां फैलाती रहती हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि जी आप जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने जो है अपना जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को 2007 में दिया। नेचुरल सी बात है कि हमारी 4 सीटें यहाँ पे आई थी, तो सरकार अगर गिर ना जाए, सरकार दोबारा प्रदेश पे अननेसेसरी लोड ना पड़े, इस कारण से जो है हमने 9 शर्तों पे जो है सरकार को समर्थन दिया था। उन्होंने जब हमारे 9 प्रस्तावों को नहीं किया तो हमने समर्थन वापस लिया। तो उस दौरान कुछ लोग हमारे 2 टुकड़ों में बंट गए कि कोई कह रहा कि समर्थन दे दो, कुछ ने कहा कि छोड़ दो। इस वजह से थोड़े दल को नुकसान हुआ है। कौन सी सरकार को समर्थन दिया आपने और क्या वो मांगे थी आप? देखिए, हमारे 9 जो मांगे हैं वो राज्य मतलब बनाने से पहले भी थी और राज्य बन चुका है 24 वर्ष, अभी भी वही मांगे हैं हमारे ऑलरेडी प्रिंट है।
हमारे पास वो मौजूद हैं। हमारे घोषणा पत्र, हमारे संकल्प पत्र में वो लिखी हुई हैं, सारी की सारी 9 की 9 मांगे। लेकिन उनमें नहीं कि जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे जो है भू कानून लागू होना चाहिए, जैसे हिमाचल की तर्ज पे होना चाहिए। कोई अन्य प्रदेश का व्यक्ति कोई अगर यहाँ पे लेता तो 250 वर्ग मीटर ज़मीन ले, और वो ये बताए कि वो किस उपयोग के लिए उसको लेना चाह रहे हैं। ये होटल के लिए ले रहे हैं, वो उसको रेजिडेंशियल ले रहे हैं, तो ये ना हो कि वो ज़मीन तो ले रहे हैं तो वो हमारी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ कोई ऐसा काम ना करें। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने 250 वर्ग मीटर की बात अन्य प्रदेश के लिए कहा था। जैसे कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड के अंदर 70% भूभाग जो है पर्वतीय और वन विभाग का है, और 30% जो भूभाग है हमारे पास, उसमें भी 30 में से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो कृषि भूभाग है वो हमारा हरिद्वार और उधम सिंह नगर का है। तो जो ऊपर पर्वतीय क्षेत्र है उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12% भूभाग कृषि भूभाग है। आज वो सारे जंगल में तब्दील होते जा रहे हैं। तो वो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कहा था कि 200 अगर कोई उत्तराखंड के अंदर अपनी स्वेच्छा से आता है तो 250 मीटर उसको दे दी जाए। आज क्या कर रहे हैं कि ये राष्ट्रीय पार्टियां अपने लोगों को जो है यहाँ पे बसाने का काम कर रहे हैं, उनको बड़े बड़े होटल मॉल लगा रहे हैं। यहाँ पर जो है संस्कृति से मतलब अपराध बढ़ता जा रहा है। दूसरे में अपराध के साथ साथ क्या है कि जो ज़मीन तो बहुत कम है राजस्व की, तो जंगलात की ज़मीन है, फॉरेस्ट की ज़मीन को जो लोग आज जो है उसकी आड़ में जो है कब्जा कर रहे हैं। तो हम इससे कहते हैं कि भू कानून होना चाहिए ताकि कम से कम फॉरेस्ट की ज़मीन भी तो बचाई जा सके। अभी 2000 में आपका उत्तराखंड जो राज्य है वो अलग हुआ है, तो अभी तक भू कानून की लड़ाई हो रही है। आपने जैसे कि बताया कि रोजगार की भी है, तो जब इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे आए थे उसमें 70% उत्तराखंड के लोगों को रोजगार की बात करी थी, तो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से उस टाइम पे ये कदम क्यों नहीं उठाए गए? नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल तो तब से लेके अब तक लगातार यही तो बात कर रही है। हमने 70 की जगह 80% कह दिया कि भाई कम से कम हमने ये कहा कि जो हमारे स्थानीय लोग जो उनको जो 70% की बात कर रहे थे वो स्थानीय लोग लगने चाहिए, चाहे वो रामदेव जी की फैक्ट्री हो या कहीं तमाम फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। आज इन्होंने बाहर के अन्य प्रदेशों के लोगों को लगा रहे हैं। दूसरे में मातृशक्ति असुरक्षित है। हमने ये कहा कि जो महिलाएं आपकी इंडस्ट्री में उनको जो है कम से कम 20,000 रुपये की सैलरी तो मिलनी चाहिए। 10-5 हज़ार 9 हज़ार रुपये में आप उनका शोषण कर रहे हैं। दूसरे में उनको आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, रात की ड्यूटी कराते हैं 10-10 11-11 बजे तक। तो उन महिलाओं को छोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कंपनी की तरफ से। ये तमाम बिंदुओं पे जो उत्तराखंड क्रांति दल काम कर रहा है, और मैंने भी मैंने उसमें संकल्प पत्र में ये लिखा है कि अगर हम यहाँ से सांसद चुन करके जाते हैं तो ये सारी सुव्यवस्थित तरीके से इस व्यवस्था को काम कराने का काम उत्तराखंड क्रांति दल करेगा। राष्ट्रीय पार्टियां ये नहीं सोचती कि हमारे नागरिकों का कहाँ हित हो रहा, कहाँ अहित हो रहा, कहाँ नुकसान हो रहा, गरीब आदमी कोई सुनने वाला नहीं। तो ये सारी तमाम चीज़ें हो रही है। आज जो है वोट के दौरान आपको पता है कि शराब बांटी जाएगी, कहीं नोट बांटे जाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल की बात तो पर्चे छपाने तक के लिए पैसा नहीं है। तो हम लोगों से यही निवेदन कर रहे हैं कि भाई वोट तो आपने देना ही है। ओसवाल जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ यहाँ पे गोकुल रावत जी भी मौजूद है जो कि हरिद्वार महानगर के अध्यक्ष हैं। गोकुल रावत जी, अभी ओसवाल जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के पास पर्चे छपाने के लिए भी पैसे नहीं है, और ये सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे जो चुनाव है पैसों का है। तो किस तरीके से आप फाइट कर रहे हैं? असल में हमारा दुर्भाग्य ये रहा है उत्तराखंड का कि हमने तो सिर्फ राज्य बना के दे दिया था, और हमने इस तरह ध्यान ही नहीं दिया उस समय कि हम लोग जो है ये भी भाजपा कांग्रेस वाले भी अपने भाई थे। हमने अपने भाइयों को जो है राज्य को सौंप दिया था। उसमें क्या हुआ कि हम लोग ने सोचा होगा कि हमारे राज्य के हितैषी होंगे, लेकिन ये हितैषी न होके इन्होंने तो हमारे साथ में वो सौतेले व्यवहार किया कि जो एक सौतेली माँ सौतेले बच्चे के साथ जो व्यवहार करती है इन लोगों ने। यहाँ तक देखिए ना कि अभी तक हमारे उत्तराखंड के लोग जो हैं मूल निवास के लिए, जो मूल निवास हमारे पूरे देश के अंदर 9 राज्य ऐसे हैं जिसमें मूल निवास और भू कानून लागू है, और हमारे उत्तराखंड में अभी तक जो है हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है मूल निवास और भू कानून के लिए। अभी देखिए हमारे देहरादून में ये धामी सरकार के टाइम पर ही बेरोजगार युवाओं पर कैसे लाठीचार्ज की गई। हमारी मातृशक्ति के साथ त्रिवेंद्र रावत जी ने जो अभद्रता की है, अभी उन्होंने हमारे उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया है। महिला शक्ति ये बात करते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ पर ये बेटी, अभी तक अंकिता हत्याकांड
का वो नहीं हुआ, वीआईपी का नाम नहीं, उसके माँ बाप जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने एक थोड़ा सा हमसे ये गलती हुई है कि हमने जो है रोड का रास्ता अपनाया। रोड का रास्ता कहाँ जाता है? जेल तक जाता है। हमने उत्तराखंड के लोगों के लिए संघर्ष किया है, लेकिन थोड़ी मैं मानता हूँ कि हमारे जो युवा हैं, इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उनको पैसों में भटका दिया है। जी गोकुल जी, आपकी अगर जो मांगों में मानी जाए, सबसे बड़ी आपने आप भी बताया कि मूल निवास, तो 2000 में राज्य बना, आप मांग रहे हो मूल निवास 1950 का, तो कैसे मुमकिन है? देखिए, अगर मेरे पिताजी, हमारे उत्तराखंड का, हमारा खुद का 800 साल का रिकॉर्ड है। हम मुगलों के टाइम से यहाँ रह रहे हैं। मुगलों का राज्य 8 साल तक हम लोग यहाँ पर रहे। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पिताजी का तो मूल निवास बना हुआ और मेरा जो है मुझे अस्थायी निवास दे रहे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई है, और मूल निवास हमारा अधिकार भी है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि जिनके अगर 2002 में, 2001 में जब हमारा राज्य बना, हम उनको ये नहीं कह रहे इनके मकान तोड़वा, इनको निकालो यहाँ से, ये हमारा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे अभी आप देखिए, भाजपा सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, बाहर के लोगों को, बाहर के दूसरे स्टेट के लोगों को जो है रोजगार दिया गया, उनको नौकरियां दी गई है, जबकि हमारे ही लोगों को मूल निवास का मतलब क्या था? मूल निवास का हमारा पहला अधिकार हमारा होना चाहिए था। हमने जो है 42 शहादतें दे के उत्तराखंड को, राज्य को बनाया है, न कि हमने जो है दूसरे। अभी आप देखिए कि खनन माफिया यहाँ, भू माफिया यहाँ, जंगल इन्होंने बेच दिए, ज़मीनें इन्होंने बेच दिए, तो हमारे पास क्या बचा? इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल को आज मैदान में उतरना पड़ा। मैदान में उतरना पड़ा। फिर एक बार हम आ रहे हैं मोहन ओसवाल जी के पास। मोहन ओसवाल जी, सवाल आपसे कि, एक मिनट पॉज करना। अभी जैसे कि गोकुल जी ने बताया कि मूल निवास सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, लेकिन उसी मूल निवास की अगर जो हम बात करें, उत्तराखंड पहाड़ क्षेत्र से पलायन जो हो रहा है, तो ऐसे में मूल निवास कैसे संभव है? क्योंकि सारे के सारे तो बाहर बस गए हैं, बाहर अलग राज्यों में बस गए हैं, कोई विदेशों में बस गए हैं, तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है मूल निवास? देखिए, मूल निवास सिर्फ उत्तराखंड का ही मुद्दा नहीं है। जब हम संयुक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश में थे तब भी तो हमारा मूल निवास बनता था। यानी कि जो जिस प्रदेश का निवासी है मूल रूप से, वो किसी भी प्रदेश का है। ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली में न जाएं या आंध्रा में न जाएं या आंध्रा वाले यहाँ ना आए। वो सारे प्रदेशवासी पूरे भारत के लोग हैं, हम भारतवासी हैं। हमें एक दूसरे प्रदेश में तो रहना है, व्यापार करना, व्यवसाय करना है, जाना है, ये सब चीज़ों की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास है। लेकिन जो मूल रूप से जिस प्रदेश के वासी हैं, उस प्रदेश के अंदर उनको पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यही तो मूल निवास है। अब अभी यहाँ पर क्या है कि जो वहाँ की भी तो नागरिकता मिल जाती है, वहाँ का भी तो मूल निवास बन जाता है। नागरिकता मिलती है उन्हें, अस्थायी निवास। जैसे हम दूसरी जगह जाते हैं, अन्य प्रदेशों, दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ हमें स्थायी निवास मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें दिल्ली का मूल निवासी बना दीजिए या हमें राजस्थान का मूल निवासी बनाइए। राजस्थान के जो लोग हैं वो वहीं मूल निवासी हैं, अगर वो यहाँ रहते हैं वो यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। ये बात समझने पहले बहुत ज़रूरी है कि मूल निवासी। और रही पलायन वाली बात, तो देखिए, मूल निवास तो सभी पूरे देश का मुद्दा है। एक ऐसा है तो है नहीं कि अकेले इनका है। अगर कोई बिहार का व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है तो वो मूल निवासी बिहार का है, उसे बिहार के अंदर 70-80% की जब प्राथमिकता दी जानी चाहिए तो वहाँ की सरकार को उन बिहार वासियों के, बिहार के नागरिकों को मिलनी चाहिए। सेम सिमिलरली इन उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, सिमिलरली इन उत्तराखंड में होनी चाहिए, सेम इन अपने हिमाचल में। तो ये व्यवस्था है जिसको होना चाहिए। दूसरे में लगातार जब अपना प्रदेश पृथक राज्य बन गया तो इसके बाद जो है पलायन और बढ़ गया। पलायन बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि पलायन, देखिए, ऊपर जो है कृषि जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। वहाँ पर न तो कृषि यंत्र पूरे ढंग से जा रहे हैं, न पशु। आप कह रहे हैं कि गाय की सुरक्षा करो, गाय की सुरक्षा करो, लोग बैल को मार दे रहे हैं। बैल है ही नहीं रखे हुए, तो हल कैसे चलेगा पहाड़ों में? दूसरे में उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा आज की तारीख में कि अगर कोई अपने खेतों में हल लगाएगा तो उसको हल लगाने के भी हम जो है 200 रुपये प्रतिदिन देंगे, ताकि कम से कम जो है वो अपने खेतों को तो वो करे। पहाड़ों के अंदर जल, जंगल, ज़मीन पे जो है आज पूरे उत्तराखंड का अधिकार जो है छीनता जा रहा है। जबकि संयुक्त प्रदेश, जब हम उत्तर प्रदेश में, तब भी हमारे जल, जंगल, ज़मीन पे हमारा अधिकार था। आप देख सकते हैं। तो ये पलायन के जो है, स्वास्थ्य से लोग परेशान हैं।
अगर लोग पलायन क्यों हो रहे? क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य बिगड़ता, वहाँ रोडें बंद हो जाती, ऊपर से पत्थर पड़ जाते हैं। तो इस विकट परिस्थितियों में क्या होता है कि आदमी सोचता है यार बीमारी के टाइम पे मैं अगर यहाँ रहूँगा और रास्ता बंद हो गया तो मैं तो यहीं मर जाऊँगा। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है हॉस्पिटलों की सुविधा होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये हेल्थ चैलेंज ना हो। ये चीज़ें वहाँ से शिक्षा, वेल एजुकेशन अपने वहीं पे होनी चाहिए। शिक्षा का पूरा, अब शिक्षा सारे जो है देहरादून में, शिक्षा का जो एक बड़ा हब देहरादून में बना रहा, तो लोग कहाँ आएंगे? वहीं तो आएंगे जहाँ एजुकेशन होगी। तो हमें प्रत्येक ब्लॉक में, उत्तराखंड क्रांति दल ने ये कह दिया है, हमारा ये मानना है कि अगर लोग शिक्षा के वजह से पलायन कर रहे हैं तो हम प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे जो है सेंटर स्कूल खोलेंगे, ताकि जो है पलायन भी रुकेगा। और पलायन रोकने के इन पे कोई साधन नहीं है। यहाँ पे जो विकास कार्य हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे खुदान किया गया, खुदान, पहाड़ों का खुदान हुआ है, बाकी कोई विकास नहीं है। उससे अच्छा विकास तो उत्तर प्रदेश के टाइम था। कम से कम लोग ऋषिकेश से जो है घोड़े में जाते थे, पैदल जाते थे, गाड़ी से जाते थे, तो कम से कम उनके खेतों में हरियाली थी, फसल उगती थी और जड़ी बूटियां पैदा होती थी। वो सब आज नहीं है। जिस आटे के लिए हमने बोला था ज़माने में कि कोदा झंगोरा खाएंगे, वो सबसे महंगा आज आटा बिक रहा है। वो भी हम, अब गरीबों को नसीब नहीं है वो आटा। अब अमीर लोग उस आटे को खा रहे हैं और बोने वाला वहाँ है नहीं। जो उसको बोते हैं वो तो चले आए इधर, तो बोएगा कौन उसको? तो इसलिए खेत भी बंजर हैं। तो ये पूरा प्रदेश बंजर है, पूरा प्रदेश असंतुलित हो गया है। असंतुलित ऐसे यहाँ पर लोगों की आबादी बढ़ेगी तो असंतुलित, वहाँ घट गया तो असंतुलित, और फसल भी नहीं हो रही कृषि भूमि में, तो टोटली प्रदेश की जनता की मानसिकता भी असंतुलित होगी, भौगोलिक दृष्टि से भी असंतुलित हो गया, पूरा विकास भी असंतुलित हो रहा। लेकिन ये सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड का शोषण कर रही हैं। मैं उत्तराखंड की भी बात करूं चाहे अन्य प्रदेश की बात, ये राष्ट्रीय पार्टियों की मानसिकता सिर्फ शोषण की है, पोषण की नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मोहन सिंह ओसवाल, जिन्होंने बताया कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल जीत जाती है और ये सांसद बन जाती है तो लगभग ब्लॉक स्तर में हम शिक्षा को बढ़ाएंगे, जगह जगह स्कूल बनाएंगे। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।